स्टार्ट करते हैं क्लास 12th ज्योग्राफी के चैप्टर 6 से, दैट इज़ सेकेंडरी एक्टिविटी। ये उसका सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ और कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हाउस होल्ड इंडस्ट्री या फिर कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है। ये सबसे छोटी तरह की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती हैं, ठीक है, जो यहाँ पे जो भी काम करते हैं ये लोग लोकल रॉ मटेरियल जो भी आसपास इनके प्रेजेंट होते हैं चीज़ें उनको यूज़ कर लेते हैं या फिर सिंपल टूल्स यूज़ करते हैं ताकि ये क्या करते हैं हर रोज़मर्रा की चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकें अपने घर में ही और अपने ही घर के फैमिली मेम्बर्स की हेल्प से, ठीक है, या फिर अगर इनको कोई पार्ट टाइम लेबर मिल जाता है तो वैसे। Finished product may be for consumption in the same household, for sale in local market or for barter। यानी कि जो भी चीज़ ये लोग बनाते हैं हो सकता है ये लोग खुद ही घर पे यूज़ कर लें या फिर आसपास के मार्केट में लोकल जगह पे सेल कर दें या फिर किसी से एक्सचेंज में उसको देके कुछ और ले लें। Capital and transportation do not wield much influence as this type of manufacturing has low commercial significance and most of the tools are devised locally। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा या बाकी जो कैपिटल का खर्चा होता है चीज़ों को लगाने का या फंड जो होता है इस पे ज़्यादा खर्चा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस टाइप की मैन्युफैक्चरिंग में जो कमर्शियल सिग्निफिकेंस है वो लो होती है, यानी कि जो भी चीज़ें ये लोग यूज़ करते हैं वो लोकली इन्हें मिल जाती है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब यहाँ पे देख रखा है कि एक मैन है जो पॉट्स बना रहा है अपने कोर्टयार्ड के अंदर, ठीक है, और एग्जाम्पल है ये हाउस होल्ड इंडस्ट्री का नागालैंड में। यहाँ पे एक मैन वीविंग कर रहा है बैम्बू बास्केट की जो भी रोड साइड पे बैठ के, ठीक है। Now some common everyday products produced in this sector of manufacturing include foodstuff, fabric, mats, container, tool, furniture, shoes, figurines from wood, lots and forest, shoes, thongs and other article from leather, pottery and brick from clays and stone। देखो ये जितने भी एग्जाम्पल हैं ये किस चीज़ का एग्जाम्पल दिए हैं कि कितने तरह की चीज़ें हैं जो नॉर्मली ऐसी फैक्ट्रीज़ में मतलब ऐसी हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ में बन जाती हैं। जो कॉमन एवरीडे प्रोडक्ट्स जो इस सेक्टर में बनते हैं वो ये सारे हैं, वो सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इनफैक्ट कुछ आर्टिफैक्ट्स एंड क्राफ्ट है जो बैम्बू वुड से बनता है, ठीक है। लेट्स टॉक विद Small scale manufacturing. Small scale manufacturing is distinguished from household industries by its production technique and place of manufacture workshop outside the home cottage of the प्रोड्यूसर। ओके, अगर हम बात करते हैं स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग की तो वो हाउस होल्ड इंडस्ट्री से किस तरह से अलग होती है। जो प्रोडक्शन टेक्निक इसमें यूज़ होती हैं या फिर जो प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर है, ठीक है, यानी कि वर्कशॉप जो है वो घर में है या बाहर है, इस पर डिपेंडेंट होता है। दिस टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूजेस लोकल रॉ मटेरियल। इस टाइप की मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जो रॉ मटेरियल होते हैं लोकल आसपास के वो यूज़ करते हैं। सिंपल मशीन्स यूज़ करते हैं जो पावर थोड़ी बहुत लेती है और थोड़े बहुत सेमी स्किल वर्क लेबर लेते हैं जो मतलब जिनको थोड़ा बहुत काम आता है। इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट एंड रेजेस लोकल परचेजिंग पावर। देखो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ की तरह तो नहीं होती लेकिन यहाँ पे फिर भी काम होता है, छोटे स्तर पे होता है बट होता है। लोगों को एम्प्लॉयमेंट यानी ऑब्वियसली काम भी मिल जाता है और वहाँ पे जो लोकल लोग हैं उन लोगों को अपना ख़रीदने का भी मौका मिलता है। हर टाइप की चीज़ होती है, बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़, लेकिन हाँ बहुत बड़े लेवल पे नहीं होती। इसलिए जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया और ब्राज़ील, उन्होंने क्या बनाया है, लेबर इंटेंसिव स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग बनाई है ताकि लोगों को क्या मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले। देखो अगर आप मशीन में सिर्फ सब कुछ मैकेनाइज्ड कर दोगे तो लोगों को मिलेगा तो है नहीं कि भाई उनको अपना एम्प्लॉयमेंट मिलेगा या कुछ मिलेगा, तो यहाँ पे ये चीज़ का फ़र्क पड़ता है। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, लार्ज मार्केट होता है इन्वॉल्व, जिसमें कई सारे रॉ मटेरियल, इनर्मस एनर्जी, स्पेशलाइज्ड वर्कर, एडवांस टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ यूज़ होता है, ठीक है। असेंबली लाइन, मास प्रोडक्शन एंड लार्ज कैपिटल। देखो यहाँ पे हर चीज़ बिल्कुल अलग लेवल पे हो जाती है। वर्कर भी बहुत स्किल्ड होते हैं, उसके अलावा जो रॉ मटेरियल होता है वो कहाँ से आता है, बड़े मार्केट से इनके कनेक्शन होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है, ये सब कुछ यहाँ पे आ जाता है। दिस काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डेवलप्ड इन द लास्ट 200 ईयर्स इन द यूनाइटेड किंगडम, नॉर्थ ईस्टर्न USA एंड यूरोप। इस टाइप की इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर डेवलप हुई हैं, 200 साल में लास्ट के कुछ ये सालों में ये डेवलप हुई है यूनाइटेड किंगडम, नॉर्थ ईस्टर्न USA एंड यूरोप
यूरोप जैसी कंट्रीज़ में, नाउ ऑल ओवर द वर्ल्ड हाँ फैल चुकी है, ये अलग बात है। ऑन द बेसिस ऑफ द सिस्टम ऑफ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग द वर्ल्ड मेजर इंडस्ट्रियल रीजन मे बी ग्रुप्ड अंडर टू ब्रॉड टाइप्स नेमली, यानी कि अगर हम बात करते हैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की, तो जो वर्ल्ड के मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं उनको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन्स, ठीक है, ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन्स जहाँ पे क्या होता है बहुत ही थिकली क्लस्टर्ड है और कुछ डेवलप कंट्रीज़ में है, बहुत बड़े बड़े लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन्स जो क्या है थिकली क्लस्टर्ड, एक ही जगह पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं और डेवलप्ड कंट्रीज़ में हैं। हाई टेक्नोलॉजी लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन विच हैव डिफ्यूज टू लेस डेवलप कंट्री, ये जो ट्रेडिशनल लार्ज स्केल है ये फिर भी सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ में है। अगर हाई टेक्नोलॉजी लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन्स की बात करें तो दीज आर इन द डेवलप्ड कंट्रीज़, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ बेस्ड ऑन इनपुट रॉ मटेरियल, अब हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्रीज़ किसके बेसिस पे, रॉ मटेरियल जो होता है। ऑन द बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल यूज्ड द इंडस्ट्रीज़ आर क्लासिफाइड एज एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, केमिकल बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड एंड एनिमल बेस्ड। अब ये अलग अलग हम पढ़ने वाले हैं, देखो नाम से आपको ना बहुत अच्छे से आइडिया लग जाएगा किसकी बात हो रही है। एग्रो बेस्ड का मतलब क्या है, जो भी प्रोसेसिंग होती है रॉ मटेरियल की वो कहाँ से मिलता है, फील्ड या फार्म से, और उसको क्या करते हैं फिनिश प्रोडक्ट्स उसके रूरल और अर्बन मार्केट में जाते हैं। जैसे कि एग्रो प्रोसेसिंग इन्वॉल्व द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम द फील्ड एंड द फार्म, यानी जो प्रोसेसिंग हुई है रॉ मटेरियल की वो फील्ड से या फार्म से होती है और उसके बाद क्या होता है फिनिश प्रोडक्ट को रूरल या अर्बन मार्केट में भेज देते हैं। मेजर एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर फूड प्रोसेसिंग, शुगर, पिकल्स, फ्रूट जूसेस, बेवरेजेस, स्पाइसेस एंड ऑयल, फैट एंड टेक्सटाइल, रबर एक्सेट्रा। कुछ कॉमन एग्जाम्पल अगर हम लेके चलें जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का है तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स दे रखा है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू फूड प्रोसेसिंग। एग्रो प्रोसेसिंग इंक्लूड कैनिंग, प्रोड्यूसिंग क्रीम, फ्रूट प्रोसेसिंग एंड कन्फेक्शनरी। जब हम फूड प्रोसेसिंग की इसके अंदर बात करते हैं, जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में फूड प्रोसेसिंग आती है उसमें क्या होता है, आप फ्रूट प्रोसेसिंग करो यानी कि जो भी बिस्किट्स हैं, नमकीन हैं, जूसेस हैं, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। कुछ लोग प्रिजर्विंग टेक्निक यूज़ करते हैं, यानी चीज़ें ख़राब ना हो उसके लिए प्रिजर्विंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं। ड्राइंग हो गया, फर्मेंटिंग हो गया, पिकलिंग अचार डालना हो गया, और ये बहुत पुराने टाइम से हमें पता है, तरीके चेंज हो गए हैं लेकिन चीज़ें वही हैं। Now these had limited applications to cater to the pre-industrial revolution demand। अब क्या हुआ है, इस सब की वजह से क्या हुआ है, कुछ चीज़ें जो हम प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम पे जो चीज़ों की ज़रूरत थी वहाँ अप्लाई नहीं होती हैं, उतना हम ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते, बट ये इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा फली फूली है। नाउ टी गार्डन एंड अ टी फैक्ट्री इन द नीलगिरी हिल्स ऑफ तमिलनाडु, यहाँ पे एक टी गार्डन है और एक टी फैक्ट्री है, कहाँ पे, जो तमिलनाडु का नीलगिरी हिल है वहाँ पे। एग्री बिजनेस इज़ अ कमर्शियल फार्मिंग ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल ऑफन फाइनेंस्ड बाय बिजनेस हुज मेन इंटरेस्ट लाई आउटसाइड एग्रीकल्चर, यानी कि एग्री बिजनेस क्या होता है, कमर्शियल फार्मिंग है इंडस्ट्रियल स्केल पे, जो जिसको पैसा कहाँ से मिलता है, या तो वहाँ से जिनका इंटरेस्ट जो है वो आउटसाइड एग्रीकल्चर लाई करता है, जैसे कि लार्ज कॉरपोरेशन हो गए टी प्लांटेशन बिजनेस में। और एग्री बिजनेस फार्म्स आर मैकेनाइज्ड, लार्ज इन साइज, हाईली स्ट्रक्चर्ड, रिलायंट ऑन केमिकल्स एंड मे बी डिस्क्राइब्ड एज एग्रो फैक्ट्रीज, यानी कि जो एग्री बिजनेस होते हैं, जो फार्म्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मशीन पे डिपेंडेंट होते हैं, साइज़ में भी बड़े होते हैं, प्रॉपर हाईली स्ट्रक्चर्ड होते हैं, केमिकल्स पे रिलाई करते हैं, और इनको आप एग्रो फैक्ट्रीज भी बोल सकते हैं। नाउ अभी हमने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। ये जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं ये मिनरल यूज़ करती हैं एज रॉ मटेरियल, क्या यूज़ करती हैं, मिनरल। कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जो फेरस मेटेलिक मिनरल यूज़ करती हैं, जिसमें क्या होता है, फेरस आयरन होता है, ठीक है, सच एज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, बट सम यूज़ नॉन फेरस मेटेलिक मटेरियल, जैसे कि इसके अंदर एग्जांपल क्या हो गया, आयरन और स्टील इंडस्ट्री। कुछ होती हैं जो नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल यूज़ करती हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री, ठीक है, अलग अलग है। कुछ इंडस्ट्रीज़ रॉ मटेरियल यूज़ करिए किस टाइप का, फेरस मेटेलिक मिनरल, और कुछ यूज़ कर रही है नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल। मैनी इंडस्ट्रीज़ यूज़ नॉन मेटेलिक मिनरल सच एज सीमेंट एंड पॉटरी इंडस्ट्री। कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो क्या यूज़ कर रही हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल यूज़ करती हैं, जिनको जैसे कि हो गया सीमेंट या फिर पॉटरी। आपको पता है जो हमने अभी ये पढ़ा था पूरा का पूरा वही एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग इंडस्ट्री पढ़ रहे हैं एग्रो बेसिस के टाइप पे, साइज़ हमने पढ़ लिया, अब हम एग्रो के टाइप पे पढ़ रहे हैं। नाउ
केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, चीज़ें नेचुरल केमिकल मिनरल्स पे डिपेंडेंट होती हैं, जैसे कि पेट्रोलियम जो कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, सॉल्ट, सल्फर, पोटैश इंडस्ट्रीज़ ये सब क्या करती हैं, नेचुरल मिनरल यूज़ करती है। केमिकल इंडस्ट्रीज़ आर ऑल्सो बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल्स ऑब्टेन फ्रॉम वुड एंड कोल, यानी कि कई ऐसी इंडस्ट्रीज़ भी हैं जो रॉ मटेरियल पे डिपेंडेंट होती हैं जो वुड और कोल से मिलता है। सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक आर अदर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री। कुछ सिंथेटिक फाइबर हो गए, प्लास्टिक्स हो गए, ये किसका एग्जाम्पल है, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का। Forest based raw material using industries. The forest provide many major and minor product which are used as raw material. जो फॉरेस्ट होता है वहाँ पे क्या होते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट यूज़ होते हैं जो किस पे डिपेंडेंट होते हैं, रॉ मटेरियल पे, यानी कि फॉरेस्ट से जो चीज़ें मिलती हैं वो रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होती हैं। जैसे कि टिम्बर की एक बात करते हैं, एक तरह की लकड़ी है जो फर्नीचर इंडस्ट्री में यूज़ होती है, वुड, बैम्बो एंड ग्रास पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, लैक यूज़ होता है लैक इंडस्ट्रीज़ में जो इंसेक्ट से भी बनता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा केमिकल और ये फॉरेस्ट बेस्ड। नाउ वी विल मूव टू एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। यहाँ पे क्या होगा, लेदर फॉर लेदर इंडस्ट्री एंड वुल फॉर वुलन टेक्सटाइल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, यानी कि एनिमल, लेदर किससे मिलता है, हमें एनिमल से मिलता है। सेम वे वुल हमें किससे मिलता है, एनिमल से मिलता है। आइवरी क्या होता है, जो एलिफेंट के टस्क होते हैं ना, जो उसके दांत होते हैं वहाँ से मिलता है। तो ये हो गया एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन आउटपुट प्रोडक्ट, यू हैव सीन सम मशीन्स एंड टूल मेड ऑफ आयरन और स्टील। आपने देखा है कि कई मशीन्स होती हैं या टूल्स होते हैं जो किससे बनते हैं, आयरन और स्टील से। जो रॉ मटेरियल होता है ऐसी मशीन्स को बनाने के लिए वो आयरन और स्टील से बना होता है। ठीक है, विच इज़ इटसेल्फ एन इंडस्ट्री, जो अपने आप में एक इंडस्ट्री है कि अगर आपको कोई रॉ मटेरियल चाहिए आयरन और स्टील का तो वो भी आपको कहीं से मिलेगा, जो इंडस्ट्री हो सकती है। द इंडस्ट्रीज हुज प्रोडक्ट आर यूज टू मेक अदर गुड्स बाय यूजिंग दैम एज रॉ मटेरियल आर बेसिक इंडस्ट्री। वो इंडस्ट्री जिसके प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं किसके लिए, दूसरी चीज़ें बनाने के लिए, वो भी अपने आप में क्या है, बेसिक इंडस्ट्री। देखो, द इंडस्ट्री हुज प्रोडक्ट, यानी एक इंडस्ट्री जिसके सामान यूज़ हो रहा है दूसरों का सामान बनाने के लिए, कैसे, बाय यूजिंग देम एज रॉ मटेरियल, कि दूसरी इंडस्ट्री आपकी ही इंडस्ट्री के सामान को रॉ मटेरियल की तरह यूज़ कर रही है, तो वो भी अपने आप में बेसिक इंडस्ट्री हुई। यानी कि अब आप अगर आपको बोलूँ मैं, आइडेंटिफाई करो लिंक, तो आयरन स्टील किससे बना, मशीन्स फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी आयरन स्टील से आपने मशीन बनाई जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होगी, और उसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्लोथ्स बनेंगे जो कंज्यूमर से यूज़ होंगे। तो ये भी एक इंडस्ट्री हुई ना, कि आपने अपनी मशीन के लिए जो सामान बनाया वो आपने किसी और की मतलब किसी और की फैक्ट्री से या फिर इंडस्ट्री से लिया। ठीक है, द कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस गुड्स विच आर कंज्यूम बाय कंज्यूमर डायरेक्टली। देखो, कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज़ का मतलब क्या है कि जो भी सामान बनेगा वो डायरेक्टली कौन यूज़ करेगा, कंज्यूमर्स। जैसे कि जो इंडस्ट्रीज़ प्रोड्यूस कर रही हैं ब्रेड, बिस्किट, टी, सोप, टॉयलेटरीज़, पेपर फॉर राइटिंग, टेलीविज़न, अब इसको कौन यूज़ करेगा, ये होंगे कंज्यूमर गुड। तो मैं आपको ना एक चीज़, शायद आप कंफ्यूज हो गए हो, दोबारा बता देती हूँ। एक है बेसिक इंडस्ट्री, एक है नॉन बेसिक इंडस्ट्री। अगर मैं दूध, दही, बिस्किट यूज़ कर रही हूँ, मैं कंज्यूमर हूँ, डायरेक्टली मेरे घर पे ये चीज़ें मुझे मिल रही हैं, मैं कंज्यूम कर चुकी हूँ, तो ये है नॉन बेसिक इंडस्ट्रीज़ के एग्जाम्पल। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ किसी इंडस्ट्री ने किसी और की इंडस्ट्री से सामान लिया, जैसे कि अब ये दूध दही जो बना रही हैं या बिस्किट जो बना रही हैं, इन लोगों को अपनी मशीन्स के लिए मेटल चाहिए या सामान चाहिए, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सामान किसी और की इंडस्ट्री से लिया और उसके बाद जाके वो किसको मिला, कंज्यूमर को। तो ये हमारा एग्जाम्पल हुआ बेसिक इंडस्ट्री का। तो बेसिक इंडस्ट्री और नॉन बेसिक इंडस्ट्री है जो आपको समझना होगा डिफरेंस क्या है। अब बात करते हैं इंडस्ट्रीज़ जो ओनरशिप पे डिपेंडेंट होती हैं। ओनरशिप का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ वो जो होती हैं वो गवर्नमेंट मैनेज करती है। इंडिया में पब्लिक सेक्टर का मतलब ही क्या है कि गवर्नमेंट उसको देखेगी। सोशलिस्ट कंट्रीज़ हैव मैनी स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज़, कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के पास उसका हक होता है। वहाँ पे मिक्स्ड इकनॉमी है, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस दोनों की। प्राइवेट सेक्टर में जो ओन होता है वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर होता है, हो सकता है 3-4 इन्वेस्टर हो, बट वो 2-4 लोग या 4-5 लोग इस तरह से होता है।
ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ही मेंटेन करती हैं। इन कैपिटलिस्ट कंट्री इंडस्ट्रीज आर जनरली ओन्ड प्राइवेटली। अब यानी कि वो कंट्रीज़ जहाँ पे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा नहीं का मतलब नहीं होता, मेन चीज़ मार्केट पे डिपेंडेंट होती है कि क्या डिमांड है क्या सप्लाई है, उसके बेसिस पे क्या होता है कैपिटलिस्ट कंट्री में क्या होता है इंडस्ट्रीज़ कौन ओन करता है, जहाँ पे मोस्टली जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो प्राइवेटली ओन्ड होती है। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ का मतलब होता है कि जॉइंट स्टॉक कंपनीज और समटाइम्स द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर मिलके ये सेक्टर जब काम करते हैं वर्क करते हैं तब उसके अंदर हम उसको बोल देते हैं जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। Now, traditional large-scale industrial regions. These are based on heavy industries, often located near coal fields and engaged in metal smelting, heavy engineering, chemical manufacture और textile production. यानी कि ये जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं ये किस पे बेस्ड होती हैं, ये होते हैं ये जो रीजन्स हैं हैवी इंडस्ट्रीज़ पे बेस्ड होते हैं। कहाँ पे ये सिचुएटेड होते हैं, आसपास अगर कोल फील्ड है वहाँ पे, या फिर मेटल स्मेल्टिंग, मेटल को चेंज करना, इस फॉर्म में चेंज करना, हैवी इंजीनियरिंग और केमिकल मैन्युफैक्चर या फिर टेक्सटाइल प्रोडक्शन, इसके आसपास ये चीज़ें घूमती हैं। दीज इंडस्ट्रीज़ आर नाउ नोन एज स्मोक स्टैक इंडस्ट्रीज़। इन इंडस्ट्रीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मोक स्टैक इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं। आसपास यानी कि हैवी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, आसपास की चीज़ों पर डिपेंडेंट करती हैं। अगर आपको ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल रीजन्स जिसकी हम बात कर रहे हैं ये रिकॉग्नाइज करना है तो कैसे करोगे, यहाँ पे है हाई प्रपोर्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यानी कि बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे देखने की मिलेगी, लोग काफ़ी इन्वॉल्व होंगे। हाई डेंसिटी हाउसिंग ऑफन ऑफ इंफीरियर टाइप इन पुअर सर्विसेज, अनअट्रैक्टिव इन्वायरमेंट फॉर एग्जांपल पोल्यूशन, वेस्ट हीप एंड सो ऑन। क्या क्या होगा, घर वर पे पता चलेगा, कई बार छोटे मोटे ख़राब सर्विसेज, थोड़े बहुत घर वैसे ही होंगे, वहाँ पे ज़्यादा अच्छा सा अट्रैक्टिव इन्वायरमेंट नहीं होगा, पोल्यूशन बहुत होगा, कचरा बहुत पड़ा होगा। प्रॉब्लम रहेगी अनएम्प्लॉयमेंट की, एमिग्रेशन एंड डेरिलेक्ट लैंड एरियाज़ की, जो क्या होगा अगर कंपनी या फैक्ट्री बंद हो गई तो उसकी वजह से एकदम से जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो बढ़ेगी। ठीक है। द रूहर कोल्ड फील्ड जर्मनी, दिस हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ यूरोप फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये जो बात हो रही है ये यूरोप का एक बहुत ही मेजर रीजन रहा है, जहाँ पे क्या रहा है, इंडस्ट्रियल रीजन है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ का काम रहा है। कोल और आयरन और स्टील जो है फॉर्म द बेसिस ऑफ द इकोनॉमी, बट एज द डिमांड फॉर कोल डिक्लाइन द इंडस्ट्री स्टार्टेड श्रिंकिंग। यहाँ पे क्या होता था, कोल वगैरह या आयरन की, बेसिकली कोल की बहुत डिमांड थी, लेकिन धीरे धीरे कोल की डिमांड कम हो गई, जिसकी वजह से इंडस्ट्री अपने आप में छोटी होने लग गई। Even after the iron ore was exhausted, the industry remained using imported ore brought by waterways to the route। यानी कि जब इनका आयरन ओर ख़त्म हो गया, यहाँ पे पूरी तरह से जब आयरन ओर ख़त्म हो गया उसके बाद भी ये इंडस्ट्री अपने आप को चलाती रही। कैसे? क्योंकि ये बाहर से ओर लाने लग गई। ठीक है, ओर मतलब वहाँ जैसे कि अगर आप आयरन बनाते हो तो आयरन आपको ओर से मिलता है, किसी फॉर्म में होता है जिसको आपको एक काम की फॉर्म बनाना पड़ता है, उसमें कई सारे वेस्ट मटेरियल भी होते हैं मिले हुए। द रूर रीजन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर 80% ऑफ जर्मनी टोटल स्टील प्रोडक्शन। इस पर्टिकुलर रीजन में क्या होता है, पूरे जर्मनी में जितना भी स्टील प्रोडक्शन होता है उसका 80% ये ध्यान में रखता है। Changes in the industrial structure have led to the decay of some areas and there are problem of industrial waste and pollution। जिस तरह से इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर में चेंज आया है, जो भी चाहे एडवांसमेंट हुई है चाहे रिवोल्यूशन आया है, कई एरियाज़ में बहुत प्रॉब्लम हुई है। जैसे कि कई एरियाज़ हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो प्रॉपर डिकम्पोज नहीं होता, उसको कहीं डाला नहीं जाता, बस कचरा फैला जा रहा है। तो जो फ्यूचर है, फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी ऑफ द रूर है, वो बेस्ड लेस ऑन द प्रोडक्ट ऑफ कोल एंड स्टील फॉर विच इट वाज इनिशियली फेमस एंड मोर ऑन द न्यू इंडस्ट्रीज लाइक द ह्यूज ओपेल कार असेंबली प्लांट, न्यू केमिकल प्लांट, यूनिवर्सिटीज़। देखो इसने क्या बोला कि रूर आगे किस तरह काम करेगी, जो भी उसका फ्यूचर है वो अब इस पर डिपेंड नहीं करता कि कितना कोल और स्टील ये प्रोड्यूस कर रहा है जिस पे एक्चुअली वो स्टार्ट हुआ था, बट वो डिपेंड करता है कि जो और नई इंडस्ट्रीज़ खुल रही हैं, जैसे कि कार जो असेंबल कर रही हैं या जो प्लांट्स खुल रहे हैं, उन चीज़ों पर डिपेंड करता है। आउट ऑफ टाउन शॉपिंग सेंटर्स हैव अपीयर्ड रिजल्टिंग इन अ न्यू रूर लैंडस्केप। यानी कई सारे शॉपिंग सेंटर्स वहाँ पे खुल गए हैं जिनको न्यू रूर लैंडस्केप बोला जाता है। ये एक एग्जाम्पल है, बहुत डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिए। नाउ
कुछ इंडस्ट्रीज़ के बारे में और पढ़ लेते हैं, दैट इज़ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या बनाती हैं, बेस ऑफ ऑल द अदर इंडस्ट्री एंड देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड द बेसिक इंडस्ट्री। क्योंकि आयरन और स्टील डायरेक्टली आप लोगों के पास नहीं जाता कि भैया फैक्ट्री में बन गया ले जाओ, हम कंज्यूमर पे नहीं है, जो हमने जस्ट ऊपर पढ़ा था बेसिक और नॉन बेसिक, ये किस पे डिपेंडेंट होता है, देखो ये डायरेक्टली लोगों पे डिपेंडेंट नहीं है, यहाँ से चीज़ें उठ के दूसरी फैक्ट्रीज़ में जाती हैं। ये बेसिक क्यों है, क्योंकि ये बाकी इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, जैसे कि मशीन टूल्स के लिए या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए। इट मे ऑल्सो बी कॉल्ड अ हैवी इंडस्ट्री बिकॉज इट यूजेज लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ बल्की रॉ मटेरियल्स एंड इट्स प्रोड्यूस आर ऑल्सो हैवी। इसको आप हैवी इंडस्ट्री बोल सकते हो, क्यों, क्योंकि लार्ज क्वान्टिटी में बल्की रॉ मटेरियल्स ये प्रोड्यूस करते हैं और क्या करते हैं, यूज़ भी करते हैं। ठीक है, आयरन को हम आयरन ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय स्मेल्टिंग इन अ ब्लास्ट फर्नेस विद कार्बन एंड लाइमस्टोन। ये प्रोसीजर है, आपने कभी ना कभी इसको पढ़ा होगा कि आयरन को आयरन ओर से निकाला जाता है, ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस में डाल के कार्बन और लाइमस्टोन के साथ। जो मॉल्टन आयरन होता है, जो पिघल जाता है, उसको ठंडा किया जाता है और उसके बाद उससे क्या बनता है, पिग आयरन बनता है, जो यूज़ होता है कन्वर्ट करने में किसको, स्टील में। उसके बाद आप कुछ उसमें मैग्नीज जैसी चीज़ें डाल के उसको स्टील की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो। तो मॉल्टन आयरन को मोल्ड किया, फॉर्म चेंज करी, ठंडा किया, उसके अंदर स्टील मिला, उसको स्टील में कन्वर्ट किया मैग्नीज ऐड करके। जो लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील इंडस्ट्री है वो लोकेटेड है क्लोज टू द सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल लाइक आयरन ओर, कोल, मैग्नीज एंड लाइमस्टोन और एट प्लेसेस वेयर दिस कुड बी इजीली ब्रॉट नियर पोर्ट्स। यानी कि जो बड़ी बड़ी स्टील की इंडस्ट्री हैं वो कहाँ पे लोकेटेड हैं, जैसे कि जहाँ पे आयरन ओर, कोल, मैग्नीज ये सब मिलता है वहाँ पे ये आपको मिल दिखेंगी। बट इन मिनी स्टील मिल्स एक्सेस टू मार्केट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन इनपुट। यानी कि छोटी छोटी अगर हम बात करें स्टील मिल्स की, तो मार्केट में पहुँचना ज़रूरी है, इससे बेटर कि इनपुट कहाँ से कितना आ रहा है उस पर ध्यान नहीं है, बट मार्केट बहुत जल्दी क्लोज होना चाहिए। These are less expensive to build and operate and can be located near market because of the abundance of scrap metal which is the main input। ये ज़्यादा महंगी नहीं होती, ठीक है, सस्ती होती हैं और ये ऑपरेट करना भी इनको ईजी है और मार्केट के पास इनको ईजिली ऑपरेट किया जा सकता है, क्योंकि जो इनका रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है, बिकॉज स्क्रैप मटेरियल यूज़ होता है एज अ रॉ मटेरियल। Traditionally, most of the steel was produced at large integrated plant, but mini mills are limited to just one step process। यानी कि शुरू में क्या होता था, जो स्टील थी वो एक लार्ज इंटीग्रेटेड प्लांट में बनाई जाती थी, बट अब जो ये मिनी मिल्स हैं ये एक स्टेप प्रोसेस लाइक लिमिटेड हैं, दैट इज़ गेनिंग ग्राउंड। यानी कि ये पहले ना बहुत बड़े बड़े जगह पे बनाई जाती थी, अब ऐसा कुछ नहीं है, छोटे से जगह पे जहाँ पे काम हो जाए वहाँ पे ये बन जाती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, The industry is one of the most complex and capital intensive industry and is concentrated in the advanced countries of North America। यानी कि कहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको स्टील और ये आयरन इंडस्ट्रीज़, अगर आप बात करेंगे जहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, जहाँ काफ़ी पैसा भी लग जाए। एडवांस कंट्री में बहुत देखने को मिलती हैं, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। जो यूएसए है, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम द नॉर्थ एपेरेंशियन रीजन, पिट्सबर्ग, ग्रेट लेक रीजन, शिकागो, गैरी, एरी, क्लेवरलैंड, लॉरेन, बुफेलो एंड डुलुथ एंड द अटलांटिक कोस्ट। तो ये बात हो रही है कि प्रोडक्शन कहाँ कहाँ से आता है। इंडस्ट्रीज़ हैज़ ऑल्सो मूव टूवर्ड द साउदर्न स्टेट ऑफ अल्बामा। ये देखो, ये जगह के नाम दे रखे हैं, सारा का सारा ये आपको पूरा का पूरा वो शो कर रखा है कि कहाँ पे क्या चीज़ मूव हुई है, कहाँ से मिलता है या जो भी है, ठीक है। अब ये पिट्सबर्ग एरिया इज़ नाउ लूजिंग ग्राउंड, इट इज़ नाउ द रस्ट बोल ऑफ द यूएसए। तो ये आप पढ़ सकते हो, इसको पूरे के पूरे को आपको मोस्टली ध्यान रखना है कि कहाँ किस जगह पे कहाँ से क्या आ रहा है, ये चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है। लेट्स मूव टू कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें 3 सब सेक्टर्स हैं, ठीक है। एक सेक्टर मेन कॉटन टेक्सटाइल, उसके अंडर 3 सेक्टर्स आ गए, हैंडलूम, पावरलूम एंड मिल सेक्टर, ठीक है। हैंडलूम सेक्टर क्या है, लेबर इंटेंसिव होता है और वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है सेमी स्किल्ड वर्कर्स को, जिनको काम बहुत अच्छे से नहीं आता बट आता है थोड़ा बहुत, उनको काम प्रोवाइड करता है। यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती, डज नॉट रिक्वायर प्रॉपर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पैसा ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। वाई डिड महात्मा गांधी प्रोपगेट खादी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट? दिस सेक्टर इन्वॉल्व स्पिनिंग, वीविंग एंड फिनिशिंग ऑफ द फैब्रिक्स। तो उनका ये था कि जो बाहर के लोगों पे हम लोग डिपेंडेंट थे, जो बाहर की चीज़ों पर डिपेंडेंट थे, वो हटाओ, खुद लोग अपना ही सामान बनाएंगे और खुद लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा।
तो ये जो सेक्टर है इसमें काफ़ी लोग एम्प्लॉयड होते हैं, क्योंकि स्पिनिंग जैसा प्रोसेस, वीविंग, फिनिशिंग ऑफ द फैब्रिक, ये सब इसमें आता है। पावरलूम सेक्टर इंटेंसिव एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस। देखो जो पावरलूम सेक्टर होता है उसमें मशीन्स आ जाती हैं, ठीक है, थोड़ा सा वो लेबर पे भी डिपेंडेंस कम हो जाती है और प्रोडक्शन जो होता है वो बढ़ जाता है। कॉटन टेक्सटाइल मिल सेक्टर इज़ हाईली कैपिटल इंटेंसिव एंड प्रोड्यूसेस फाइन क्लोथ्स इन बल्क। जो कॉटन टेक्सटाइल मिल सेक्टर है वो काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव है, पैसा लगता है उसमें और फाइन क्लोथ बनते हैं बल्क में, ठीक है। तो कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे लगाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायर गुड क्वालिटी कॉटन एज अ रॉ मटेरियल। अगर कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर करनी है कॉटन की तो अच्छे अमाउंट में रॉ मटेरियल चाहिए और अच्छा चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इंडिया, चाइना, यूएसए, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इजिप्ट प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड रॉ कॉटन। ये सारी कंट्री मिलके जितना पूरी दुनिया में कॉटन प्रोड्यूस होता है उससे आधे से ज़्यादा कॉटन ये प्रोड्यूस करती हैं। यूके, न्यूयॉर्क, यूरोपियन कंट्रीज़ एंड जापान ये भी कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूस करती हैं जो इम्पोर्टेड यार्न से बनता है। यूरोप अलोन अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड कॉटन इम्पोर्ट, ठीक है, जितना भी सामान कॉटन का आता है। जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें काफ़ी कंपटीशन फेस करना पड़ता है, किसके साथ? सिंथेटिक फाइबर्स के साथ। हेंस इट हैज़ नाउ शोन अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन मेनी कंट्रीज़, क्योंकि कई लोग प्रेफर करते हैं। कॉटन इज़ अ नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर वो होता है जो मतलब नेचुरल नहीं होता। रॉ मटेरियल कुछ कई बार उसमें यूज़ होते हैं बट अदरवाइज़ वो मशीन और क्या कहते हैं केमिकल्स वगैरह से बनाया जाता है। तो सिंथेटिक फाइबर्स भी बहुत फेमस हो चुके हैं, तो लोगों को कंपटीशन फेस करना पड़ता है। विद द साइंटिफिक एडवांसमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट द स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्रीज चेंजेस। यानी जो भी साइंटिफिकली चीज़ें बेटर हुई हैं, टेक्नोलॉजिकली जो चीज़ बेटर हुई है, उसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ का पूरा जो भी रूप है वो पूरा चेंज हो चुका है। जैसे कि जर्मनी है, उसने रिकॉर्ड किया कांस्टेंट ग्रोथ इन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर टिल द 70s, बट नाउ इट हैज़ डिक्लाइन। कि जर्मनी में जो कॉटन बढ़ रहा था, जिस भी तरह से हो रहा था उसका प्रोडक्शन, वो बढ़ गया था, लेकिन अब फिर से डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अब क्या हो गया है, कहाँ पे आपको दिखेगा ये कॉटन वगैरह का प्रोडक्शन? जहाँ पे लेबर कॉस्ट कम हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। हाई टेक्नोलॉजी और सिंपली हाई टेक इज़ द लेटेस्ट जनरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। सबसे लेटेस्ट जनरेशन की हम बात कर रहे हैं। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? बेस्ट अंडरस्टूड एज द एप्लीकेशन ऑफ इंटेंसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट। काफ़ी ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट जिसकी वजह से क्या होता है, मैन्युफैक्चर होते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ एन एडवांस साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कैरेक्टर। मोस्टली कि टेक्नोलॉजी बहुत बेटर हो, बहुत बेटर रिसर्च डेवलपमेंट हो। प्रोफेशनल वर्कर्स मेकअप अ लार्ज शेयर ऑफ टोटल वर्कफोर्स। जो प्रॉपर जो लोग जिन अच्छे से काम आता है जिनको, वो लोग काफ़ी ज़्यादा पोर्शन में, मतलब वो हैं जो टोटल जितने भी लोग काम कर रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा वो हैं। ये हाईली स्किल्ड स्पेशलिस्ट क्या होते हैं, ये जो बाकी नॉर्मल एक्चुअल प्रोडक्शन के वर्कर हैं उनको ना आउट नंबर कर देते हैं। यानी कि वाइट कॉलर नाम यूज़ हुआ है प्रोफेशनल के लिए, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब शेयर लेते हैं अगर हम बात करें वर्कफोर्स की। और उसके बाद आते हैं ब्लू कॉलर, जिनको बस वर्कर्स हैं, जिनको पता है। रोबोटिक्स ऑन द असेंबली लाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स ऑफ स्मेल्टिंग एंड रिफाइनिंग प्रोसेसेस एंड द कॉन्स्टेंट डेवलपमेंट ऑफ न्यू केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आर नोटेबल एग्जाम्पल्स ऑफ हाईटेक इंडस्ट्री। एक बार समझ लेते हैं। रोबोटिक्स, ठीक है, जो भी चीज़ें गैजेट से रिलेटेड हो रही हैं। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, उसके अलावा उसकी मैन्युफैक्चरिंग, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल की चीज़ें हैं। रिफाइनिंग प्रोसेस या स्मेल्टिंग प्रोसेस, और जो भी नए केमिकल्स वगैरह बन रहे हैं वो सब इसके अंदर आ जाते हैं हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के अंदर। नीटली स्पेस्ड, लो modern dispersed office plant lab building rather than massive assembly structures। यहाँ पे क्या होता है, जगह बहुत साफ़ होती है, कम ज़्यादा मॉडर्न है, ज़्यादा मतलब फैली हुई है, और बिल्डिंग्स भी ऐसी होती हैं कि ऑफिस भी है, लैब भी है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, नहीं, बट देख के पता चल जाएगा अच्छा काम हो रहा है। नाउ planned business parks for high-tech startups have become part of regional and local development schemes। जो business park हैं properly जो plan है और high-tech startups हैं वो इसका part बन चुके हैं, ठीक है। High-tech industries which are regionally concentrated, self-sustained and highly specialized are called technopolis।
इसको भी देख लेते हैं। ऐसी इंडस्ट्रीज़, हाईटेक इंडस्ट्रीज़ जो एक जगह पे कंसंट्रेटेड है, अपने आप अपना काम चला रही हैं और काफ़ी स्पेशलाइज्ड हैं कुछ चीज़ बनाने में, उनको हम टेक्नोपॉलीज बोलते हैं। जो सिलिकॉन वैली है नियर सैन फ्रांसिस्को एंड सिलिकॉन फॉरेस्ट है नियर सिएटल, वो टेक्नोपॉलीज का एग्जाम्पल है। आर सम टेक्नोलॉजीज डेवलपिंग इन इंडिया? मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द वर्ल्ड इकोनॉमी। जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसकी वजह से वर्ल्ड की इकोनॉमी, जो पैसा है, उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। आयरन, स्टील, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, पेट्रोकेमिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आर सम ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये उसके एग्जाम्पल हैं जो एकदम लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं। तो ये था पार्ट 2 हमारे 6th चैप्टर का, दैट इज़ सेकेंडरी एक्टिविटीज़, जिसमें हमने अलग अलग सेक्टर्स को पढ़ा, उनके बारे में पढ़ा। तो अब हम लोग इसका ये सेकंड पार्ट पढ़ चुके हैं, पूरा कवर कर चुके हैं। पार्ट 1 के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए। उसके अलावा और वीडियोस देखने के लिए सब्जेक्ट की आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, वरना मेरे चैनल पर डायरेक्टली प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको क्लास के और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, आप उनको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।